हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल MSKVM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें बहुत डर लगता है स्टूडेंट लोगों को, सर ये बहुत टफ चैप्टर है। तो सबसे पहले ये दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुत ही टफ चैप्टर है। यहाँ पर आप बने रहिएगा, मैं एक एक करके सब चीज़ समझाते जाऊँगा, ठीक है। आपको फिर आप बोलिएगा सर ये तो बहुत ही आसान चैप्टर था, बहुत ही समझने लायक चैप्टर था, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पहले चैप्टर के बारे में ही समझते हैं कि चैप्टर का नाम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्यों है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे स्टेटमेंट तो हम लोग बाद में समझे पढ़ लेंगे, लेकिन जो कहना क्या चाहता है इसमें समझिएगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसी को हम लोग कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेकर आते हैं। अब बोलेंगे सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों लेकर आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। तो कार्बन और उसके जो ड्राइव होकर बनता है उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब स्टार्टिंग में इसको लेकर कोई थ्योरी नहीं दिया गया था। जैसा कि आप जानते होंगे कि हम लोग को किसी चीज़ का कारण पता होता है तो हम लोग बोलते हैं लॉजिक है, और जब नहीं पता होता है तो बोल देते हैं मैजिक है। सेम उसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर एक थ्योरी दिया गया जिसे बोला गया वाइटल फोर्स थ्योरी। ये यदि आप पता करेंगे तो बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा ये थ्योरी दिया गया, वाइटल फोर्स थ्योरी। नाम से लग रहा होगा कि क्या थ्योरी है। आपको मैं सिंपली समझाना चाहता हूँ वाइटल फोर्स थ्योरी क्या था। जो बर्जीलियस के द्वारा बोला गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग खुद से नहीं बना सकते हैं, मतलब लैब में इसका प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो लिविंग थिंग्स में पाया जाता है। अब ये लिविंग थिंग्स अभी भी लिविंग है या फिर डेड हो चुका है, मर चुका है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसको बनाया सिर्फ और सिर्फ लिविंग बॉडीज़ के अंदर में ही जा सकता है। मतलब बॉडी खुद ब खुद तैयार कर लेती है अपने आप को। इसी थ्योरी को नाम दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन जब वोहलर नाम के साइंटिस्ट ने 1828 में यूरिया बना दिया, जिसे हम लोग फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो दिया गया था कॉन्सेप्ट, वो पूरी तरह से क्या हो गया? गलत हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ये थ्योरी क्या एजम्पशन लेता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड ओनली बी फॉर्म्ड विद इन अ लिविंग सिस्टम दैट इज सम स्पेशल। देखिए, अभी आप लोग देख रहे होंगे इसको, ठीक है, इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपकी आंख में आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। उसी के हेल्प से आप देख पा रहे हैं। तो वाइटल फोर्स थ्योरी दिया गया था, इसको पॉसिबल नहीं था। बाद में कौन है? ओहलर नाम के एक साइंटिस्ट 1828 में जो बना रहे थे अमोनियम साइनेट, लेकिन गलती से क्या बन गया? यूरिया बन गया। देखिए, अमोनियम साइनेट को यदि हम बात करते हैं तो अमोनियम साइनेट के NH4CnO, ये इस फॉर्म में NH4 प्लस और CnO माइनस के फॉर्म में है। जब ये अपने आप को हीटअप किया तो अपने आप को क्या कर लिया? रीअरेंज कर लिया। क्या कर लिया? रीअरेंज कर लिया। और रीअरेंज इस तरह से किया NH2CO NH2 और बनाया यूरिया, पहला सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। ये क्या था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। ये क्या था? इनऑर्गेनिक। ये क्या बन गया? ऑर्गेनिक। इसका नाम क्या था? अमोनियम साइनेट। इसका नाम क्या था? यूरिया। ठीक है, अब यूरिया बन गया तो वाइटल फोर्स थ्योरी कैंसिल हो गया। बोला गया नहीं, इसको बनाया जा सकता है। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों का फॉर्मूला सेम है। यहाँ से हम लोग आगे चलकर आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट अलग अलग हो जाता है, तो वो एक दूसरे का आइसोमर कहलाता है और इस फिनोमिना को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन के बारे में। ठीक है, कार्बन का यदि हम बात करते हैं तो कार्बन जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 6 है। जानते होंगे कार्बन को हम लोग C612 बोलते हैं। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लिखना चाहें तो हम लोग का K सेल, L सेल, M सेल और N सेल होता है। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर 4 होगा, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 6। प्रोटॉन भी कितना है? 6। अब इसको बनना किसके जैसा है? तो बनना चाहता है नियोन के जैसा। नियोन कितना नंबर पे है? 10 नंबर पे, मतलब 2 और 8। एक और यदि बात करते हैं इनर्ट गैस, तो एक है हीलियम। जो हीलियम कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या आपको समझना है? सबसे पहले कि इसका जो वैलेंसी होता है, सबको डाउट होता है सर वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी होता है आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसको तो बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इसे ध्यान दीजिए, दोनों अलग अलग चीज़ें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब
उसका आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सर वैलेंसी क्या हुआ। वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, किसी से जुड़ने का क्या कैपेसिटी है इसका। तो हर कोई चाहता है कि हम इनर्ट गैस के जैसा बन जाएं। वैलेंसी का मतलब क्या होता है समझिएगा। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब ये है कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो कार्बन जो है उसका वैलेंसी 4 होता है। अभी हम लोग समझेंगे उसका वैलेंसी 4 किस तरह से है। वो 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, शेयरिंग करता है। और वो किसके जैसा बनना चाहता है, नियोन के जैसा बनना चाहता है। चाहता है कि मेरे पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए, हम स्टेबल हो जाए। और इसके बारे में बेसिक बात करते हैं कार्बन के बारे में। तो देखिए कार्बन के बारे में क्या बोला जाता है। अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। एटमॉस्फेयर है 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोथ, बुक्स, फूड, मेडिसिन ऑल कंटेन कार्बन। अब क्वेश्चन आता है कि देखिए कि शेयरिंग क्या होता है। शेयरिंग क्या होता है। शेयरिंग का मतलब होता है साझा करना। मतलब हमको भी कुछ इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, किसी और को भी जरूरत है इसी इलेक्ट्रॉन का, तो हम लोग दोनों क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, साझा कर लेंगे। बोलेंगे कुछ समय के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन तुम रख लो, कुछ समय के लिए हम रख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझिए, हम लोगों के पास क्या है कार्बन, इसका आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 4। समझिएगा यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है 4। ठीक है, 4 हाइड्रोजन आया, इधर से हाइड्रोजन आया, पर हाइड्रोजन कह रहा मेरे को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, इससे पूछा कि कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए तुमको, तो ये बोला मेरे पास एक तो है पहले से, हम यदि एक और ले लेते हैं तो हम बन जाएंगे हीलियम के जैसा, और हीलियम के जैसा बन के हम क्या बन जाएंगे, स्टेबल। तो हाइड्रोजन बोला कि हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दो कार्बन, तो कार्बन दे दिया। ये हाइड्रोजन भी कार्बन से मांगा, इसको भी मिल गया। इस हाइड्रोजन का भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया। अब कार्बन बोला जब तुम लोग को इलेक्ट्रॉन का जरूरत था तो हम इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब हमको भी तो तुम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, चारों हाइड्रोजन। तो मेरे पास पहले से 4 को है, तुम लोग 4 को देगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 8 को हो जाएगा। और हम किसके जैसा बन जाएंगे, नियोन के जैसा बन जाएंगे। तो कार्बन बोला ठीक है, तुम हमको दिया एक एक इलेक्ट्रॉन तो तुम भी ले लो। इस तरह से बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, शेयरिंग हुआ। ठीक है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलेंगे आगे चलकर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के सहारे बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हम। अब देखिए एक सिंगल बॉन्ड इसको बोलेंगे हम लोग, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा हो, एक एक इलेक्ट्रॉन हर एटम का। ठीक, अब इससे क्या हुआ, कार्बन भी स्टेबल, हाइड्रोजन भी स्टेबल। अब इसी को पॉइंट में समझते हैं। देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहला स्टेटमेंट समझिए, द बॉन्ड formed by sharing of electron pair between 2 atoms are known as covalent bond। क्या बोलते हैं उसको, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, शेयरिंग इज केयरिंग, याद रखना है, शेयरिंग इज केयरिंग। अब क्वेश्चन आता है कि बताइए शेयरिंग ही क्यों किया। कार्बन है तो कार्बन के पास क्या हो सकता था, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता तो 4 माइनस हो जाता, और 4 इलेक्ट्रॉन दे देता तो 4 प्लस हो जाता, बन सकता था ना। तो क्वेश्चन आया सबसे पहले कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन यदि लेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, पहले से 6 था और 4 ले लिया तभी तो माइनस आया। तो 6 + 4 कितना हो जाता है 10, और प्रोटॉन कितना होता है 6। अब उससे पूछा गया बताओ तुम 10 इलेक्ट्रॉन ले लिया, प्रोटॉन है तुम्हारे पास 6 को, क्या तुम उसको पकड़ के रख पाएगा। तो बोला नहीं, हम अट्रैक्ट करके तो नहीं रख पाएंगे क्योंकि 4 को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो बोला इसका मतलब तुम स्टेबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 4+ के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, हर बार इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक एक करके। अब यहाँ समझिएगा, जो जिस तरह 4- पॉसिबल नहीं था उसी तरह 4+ भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, इसके बारे में बात किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पे एनर्जी देंगे तभी हमको इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब हम ऐसा करेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे तो प्रोटॉन जो है वो बढ़ा हुआ रहेगा, प्रोटॉन तो उतना ही रहता है, चेंज इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन घटते जाएगा। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ना ही नहीं चाहेगा, इसीलिए 4+ भी नहीं बनेगा। उतना एनर्जी हम लोग नहीं ला पाएंगे इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में। तो यहाँ से ये तो पता चल गया आपको। तो वही चीज़ लिखा हुआ स्टेटमेंट के तौर पर, एक बार पढ़ लीजिएगा। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड एज वी नो आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन हैज electrons, it does not form ionic bond by either losing 4 electrons or by gaining 4 electrons। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए दिल्ली में, सीबीएसई का दिल्ली जो है 2014 में। अब पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा, इट इज़ वेरी
very tough to hold 4 extra electron and it requires very large amount of energy to remove 4 electrons. Therefore, carbon believe in sharing. और sharing means sharing. अब क्या शेयर एक अकेला एटम करेगा? तो बोलेंगे नहीं, अकेला क्यों करेगा? शेयर अकेले नहीं होगा, शेयरिंग के लिए हमको 2 या 2 से ज़्यादा एटम का ज़रूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर भी वही होगा। चलिए, अच्छा बात है। अब जितना भी कार्बन कंपाउंड्स को आप देखेंगे तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, क्योंकि इसके पास फ्री आयंस नहीं होता है, और फ्री आयंस नहीं होता है तो सोचिए कौन फ्लो करवाएगा। ठीक है, जितना आयंस रहेगा, जैसे कि H+ और Cl- तोड़ दिए इसको पानी में, EV आयंस, अब इसको पानी में डालिए, देखिए किस तरह से करंट का फ्लो होने लगेगा। सेम उसी तरह ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन का। तो क्वेश्चन आया है, देखिए आपका 2016 में, What are covalent bonds? Why are they different from ionic compounds? List their 3 feature characteristics properties. बस अभी जो समझे वही लिखेंगे हम लोग। Which are formed by sharing of valence electron between the atoms. Hydrogen molecule is formed by sharing of valence electron between the atoms. Ionic bonds are formed by complete transfer of electron from one to another. तो इस तरह से complete transfer होता है, यहाँ पर complete transfer नहीं होता है। NaCl का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो Na+ बनेगा, और वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेगा तो Cl- बनेगा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड का। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है या लेस सॉल्युबल होता है वाटर में। तो क्या किस में घुलता है? तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड से तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा। अब बोलेंगे सर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोलते हैं अल्कोहल को। अल्कोहल तो जानते हैं, चलिए अल्कोहल नहीं जानते हैं तो पेट्रोल जानते हैं, पेट्रोल भी नहीं जानते हैं तो केरोसिन तो जानते होंगे, डीजल तो जानते होंगे, बेंजीन, टॉलिन, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। इन सब का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। यहाँ स्पेलिंग LO होगा, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि इन लोग के पास आयंस नहीं प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे, और आगे आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर सिंपली क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया उसको दिखा देना है। ये ऑक्टेट रूल पर बेस्ड होता है, और हाइड्रोजन के लिए फॉलो करता है डुप्लेट रूल या फिर डपलेट रूल। डपलेट रूल कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। ऑक्टेट रूल क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। अब देखिए हाइड्रोजन आया इधर से हाइड्रोजन आया, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1। ये हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1। ये हाइड्रोजन कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाता तो 2 हो जाता। ये भी उधर से बोला हमको भी 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता। दोनों 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, ये बन गया H और H, H2। क्या बन गया? H2। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए एक पेयर हुआ, पेयर मतलब 2 को, और दोनों 1-1 किया। अब सेम इसी तरह ऑक्सीजन की बात करते हैं हम लोग। तो ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट सेल में ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 8 नंबर पर होता है वो। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 होगा और 6 होगा। सेम उसी तरह दूसरा ऑक्सीजन आया, उसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट सेल में बात कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना? 2। ये 2 लिया तो 6 और 2 कितना हो गया? 8। सेम उसी तरह ई ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका कितना हो जाएगा? 6 और 2 8। दोनों आपस में क्या बना लिया? देखिए एक सिंगल और एक सिंगल, डबल बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे जो इतना इलेक्ट्रॉन बचा 4 इलेक्ट्रॉन, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम इसी तरह नाइट्रोजन का बात करेंगे हम लोग। तो नाइट्रोजन कितना नंबर पे है? 7 नंबर पे है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2 और 5। ठीक है, अब नाइट्रोजन ड्रॉ कीजिए यहाँ पे। तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए 3 को एक साथ रखें। दूसरा नाइट्रोजन आया 3 4 5। अब क्या किया यहाँ पे? देखिए इसको कितना का जरूरत है? 3, तो 5 और 3 हो गया 8। इसको कितना का जरूरत है? 3, तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ गया, तो N ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। कितना हो गया? ठीक है, अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि 1 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड होगा। 2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स के बीच में हुआ तो डबल बॉन्ड। ठीक है, ये इसको सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, इसको डबल बॉन्ड बोलेंगे, और इसको ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 होगा, एक इधर से एक इधर से। इसमें जब इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 1 और 1 2। देखिए यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे हम लोग तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसमें होगा 1 2,
1 2। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि दोनों का शेयरिंग होगा ना, यहाँ से भी और वहाँ से भी। चलिए सेम इसी तरह बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ आपके पास है, ट्राई कीजिएगा। CO2 का, H2O का, Cl2 का, CH4 का। यदि आपको किसी में डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। CH4 का हम पहले बता चुके हैं, ये देखिए 2019 में आपका क्वेश्चन ये आया हुआ भी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सारा आपके पास स्ट्रक्चर है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को समझ पाएंगे। ठीक है, कार्बन के पास क्लोरीन गैस कितना था, 7। बोलेंगे क्लोरीन का 7 कैसे है, 17 2 8 7, इसको 1 चाहिए था। देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, सेम इसी तरह C2H6 के बारे में बात करते हैं। बोलेंगे सर C2H6 थोड़ा समझा दीजिए ना, आप तो उसी में बना दे रहे हैं, समझाते तो कुछ है नहीं। तो देखिए C2H6 के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए C2H6 का लुईस डॉटर स्ट्रक्चर समझाते हैं। C2H6 जैसा बोला, C2 है 2 H है, मतलब H है जो 6 है, तो पहले हम एक कार्बन बनाएंगे, 2 कार्बन बनाएंगे। ठीक है, 2 कार्बन को 6 हाइड्रोजन देना है, तो 3 3 लिख देते हैं। देखिए 1 2 3 लिख दिए, 1 2 3 लिख दिए। ठीक, अब हमको पता है कि कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, हम 4 लिख दिए। इस कार्बन के पास भी कितना होगा, 4, तो यहाँ भी 4 लिख दिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास सबके पास कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 1 इलेक्ट्रॉन है सबके पास, तो सबको 1 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हाइड्रोजन बोलना स्टार्ट करेगा कि हमको 1 मिलता तो 2 हो जाता, इसके बाद 2 हुआ। ध्यान दीजिए, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ तुरंत कोशिश करना है, एक बार रुक के थोड़ा सा एक बार समझने के हो। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही आसान चैप्टर है। सबको टफ क्यों लगता है इसके बारे में तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन आप यहाँ पे कोशिश करेंगे तो आपको आसान लगेगा। पहली बार आप पढ़ रहे होंगे इसलिए आपको टफ लगा होगा, लेकिन अब तो ये आपका रिवीजन चल रहा है तो आपको आसान लगेगा। ठीक है, इस तरह से कार्बन हाइड्रोजन कंबाइन हो गया। अब जो हाइड्रोजन था, मतलब कार्बन था कि मेरे पास तो 4 है, जब इन लोग से लेंगे, देखिए 1 1 इलेक्ट्रॉन जिसको जिसको दिया है उससे लेंगे तो कितना हुआ, 6 होगा। देखिए 2 2 4 और 2 6, 2 और चाहिए, एक है इसके पास 7, तो इस कार्बन को बोलेगा भाई एक कार्बन हमको, 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, मेरे पास 8 हो जाएगा। बोला कार्बन बोला ले लो, लेकिन तुमको भी हमको देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। बोला क्योंकि देखो मेरे पास भी 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन तो है, तुम यदि दे देता तो मेरे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता, तो हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, 3 हाइड्रोजन इसके पास, 3 हाइड्रोजन इसके पास, C2H6। याद रखिएगा कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा, 4 बॉन्ड बनाना ही है। यदि 4 बॉन्ड नहीं बन रहा है मतलब आप हाइड्रोजन लगा के उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसी तरह का आपके पास बहुत सारा स्ट्रक्चर है, NH3 का बना के देख सकते हैं, C2H2 का है, S8 देखिए क्राउन से बोलते हैं इसको, क्राउन जैसा आपको लग रहा होगा। सल्फर के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ 2 लोन पेयर इसके पास भी होगा। सेम इसी तरह आपके पास CH3CHO है, इसको हम लोग एसीटोन बोलते हैं। अभी IUPAC नेम पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे ये तो प्रोपेनोन है, तो बोलेंगे हाँ प्रोपेनोन तो है, अभी बात करेंगे सबके बारे में। ठीक है, ये ईथर है, सेम इसी तरह। तो लुईस डॉटर स्ट्रक्चर तो हुआ हम लोग का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं हम लोग CBSE का। क्या क्वेश्चन है इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपके पास, वाई डू आयनिक कंपाउंड्स नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन एंड एक्वस स्टेट। होता क्या है देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर रखिए NaCl, क्या NaCl अभी सॉलिड फॉर्म में है, तो Na+ है और Cl- है, दोनों स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। इसको अलग करने वाला कोई नहीं है, तो ये अलग हुआ भी नहीं। अब अलग नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए, चार्ज का फ्लो होना चाहिए। चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ले जाए कोई, चार्ज को कोई ले जाने वाला नहीं है। इन जैसे ही हम इसको डालते हैं पानी में, Na+Cl- टूटना स्टार्ट, वाटर पोलर मॉलिक्यूल से खींचता है लोग को, इसको खींचा इसको भी खींचा, दोनों हो गया अलग अलग। अब दोनों यदि हुए अलग अलग तो फ्री चार्ज आ गया, और फ्री चार्ज आ गया मतलब ये करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो यही चीज़ यहाँ लिखाया गया देखिए, इन सॉलिड स्टेट देयर इज नो फ्री आयंस टू मूव एंड पास इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट देयर इज फ्री आयंस टू मूव एंड पास इलेक्ट्रिसिटी। अब ये वोलेटाइल नेचर का क्यों होता है। अब बोलेंगे सर वोलेटाइल मतलब क्या होता है, जो इजिली वेपोराइज हो जाए, जो इजिली क्या हो जाए, वेपोराइज हो जाए, उसे हम लोग बोलेंगे वोलेटाइल। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है,
क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो शेयरिंग के कारण बना हुआ है, शेयरिंग के कारण बना हुआ है, तो थोड़ा सा क्या होगा, कमज़ोर होगा, आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में कमज़ोर होगा। ऐसा नहीं समझ लेना है कि बहुत ही कमज़ोर होगा, ठीक है। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि किसी एक आदमी को कोई दूसरा आदमी अपना कुछ डोनेट कर दिया, मान लीजिए एक तरह से किडनी डोनेट कर दिया, तो दोनों के बीच में समझिए बॉन्डिंग कितना मजबूत होगा। यही काम तो ये कर रहा है, आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दे देता है पूरी तरह से, ले लो इलेक्ट्रॉन, अब उसका गुलाम बन गया सरकार, आप जो बोलेंगे वही करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होता है तो इसको ज़रूरत है, उसको भी ज़रूरत है, दोनों एक दूसरे का ज़रूरत को पूरा कर रहा है, तो बॉन्डिंग तो है लेकिन थोड़ा सा वीक है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर वोलेटाइल इन नेचर ड्यू टू स्मॉल intermolecular force of attraction between the atoms so that they have low melting and boiling point. कार्बन एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में यदि हम बात करते हैं तो एग्जिस्ट तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में करता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम लोग पॉल्यूशन करते हैं तो पाया जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रेस अमाउंट में और कार्बन डाइऑक्साइड होगा, लेकिन आपसे पूछा सिर्फ एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। अब कार्बन का एलोट्रॉप्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। कार्बन एलोट्रॉप्स क्या होता है? तो एलोट्रॉप्स समझिए कि उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होगा वो सिर्फ चेंज हो जाएगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? सेम होता है। और उन लोग का इससे अलग होने का क्या कारण है? उन लोग का शेप, जो स्ट्रक्चर है, उसका जो ओरिएंटेशन है, किस तरह से लगा हुआ है, वो चेंज हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एलोट्रॉप्स का। द एलिमेंट्स कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म इन नेचर विथ वाइडली वेरिएबल फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले प्रॉपर्टीज का बात किया जा रहा है, एलोट्रॉपी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम केमिकल एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स इन द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, एलोट्रॉप्स में क्या सेम होता है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, फिजिकल बोल रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? डिफरेंट होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है? किसी से रिएक्ट करने का टेंडेंसी। ये भी कार्बन से है, ये भी कार्बन से है, तो जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा लगभग में सेम होगा, इन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। ये दोनों, तो इस फिनोमिना को, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी बोलते हैं। और एलिमेंट को क्या बोलेंगे? एलोट्रॉप्स बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग पास कार्बन का 3 एलोट्रॉप्स है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन, जिसको हम लोग C60 के नाम से जानते हैं। C60 बकमिनिस्टर फुलेरिन, पिंजड़ा लाइक स्ट्रक्चर्स होता है इसका। पहले डायमंड के बारे में हम लोग समझते हैं। तो डायमंड में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, डायमंड में टेट्राहेड्रल होता है। यदि आप एक कार्बन को ध्यान से देखिए, किसी भी एक कार्बन को, तो आप पाएंगे कि एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ईच कार्बन आइटम इज बॉन्डेड, कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन आइटम्स टू फॉर्म रिजिड 3D स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, सिंपल सी बात है, 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके कारण कार्बन का जो से मतलब प्रॉपर्टीज है वो हार्ड हो जाता है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका यूज हम लोग कांच वगैरह काटने में करते हैं। ग्रेफाइट का बात करते हैं, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर को गौर से देखेंगे तो एक कार्बन को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक कार्बन 3 अलग अलग कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और हेक्सागोनल बनाया रहा है सब जगह। कहीं पे भी देखिए 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल शेप में है। किस शेप में है? हेक्सागोनल। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन आइटम इज बॉन्डेड टू अदर कार्बन आइटम्स इन सेम प्लेन गिविंग हेक्सागोनल array। 3 अदर कार्बन एटम्स, और एटम्स इस तरह से अरेंज है लेयर बाय लेयर कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। एटम्स आर अरेंज इन लेयर, विद इन ईच लेयर एटम्स आर अरेंज इन 6 मेंबर रिंग्स, जिसके कारण अब ये मूव कर सकता है, जिसके कारण ये सॉफ्ट होता है, स्लिपरी भी होता है। Attributed to the fact that the layers are not chemically bonded and can slide over one another। एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकता है? ये जंप कर सकता है। ग्रेफाइट जो होता है वो लेस डेंस होता है डायमंड के कंपैरिजन में। इसका यूज करते हैं हम लोग लुब्रिकेंट्स के रूप में, जो मशीन पार्ट्स वगैरह है उसको ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, पेंसिल के लिए तो यूज करते हैं। आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भी ग्रेफाइट का यूज होता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग फुलेरिन का। ठीक है, फुलेरिन बकमिनिस्टर फुलर के नाम पर रखा गया है। ध्यान रखिएगा, एक साइंटिस्ट था बकमिनिस्टर फुलर, उसी के नाम पे रखा गया फुलेरिन। इसमें 60 कार्बन होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, पिंजड़ा के जैसा या फिर फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन रहता है। इट कंटेन बोथ 5 मेंबर एज वेल एज 6 मेंबर रिंग्स। इसमें 5 का भी रिंग पाया जाता है और 6 का भी रिंग पाया जाता है। दोनों में अंतर देखिए डायमंड और ग्रेफाइट्स में। डायमंड इट अकर नेचुरली इन फ्री स्टेट, इट अकर्स नेचुरली एंड इज मैन्युफैक्चर आर्टिफिशियली। डायमंड को क्या नहीं बनाया जा सकता है? डायमंड को ही बनाया जा सकता है, लेकिन बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है।
इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, इट इज सॉफ्ट एंड ग्रीसी टू टच, ट्रांसपेरेंट होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, ब्लैक इन कलर होता है और ओपेक होता है। ओपेक मतलब जिससे लाइट अच्छे से पास नहीं होता है। डायमंड इज मोर डेंसर देन ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट जो होगा वो लेस डेंसर होगा। डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका कारण लिखना पड़ेगा। इसका जो स्ट्रक्चर्स है कि एक कार्बन एटम 4 अलग कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है टेट्राहेड्रल शेप में 3D नेटवर्क में, जिसके कारण बॉन्डिंग मजबूत है तो जल्दी टूटता नहीं है, जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी है, सेम स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, मूव कर सकता है लेयर बाय लेयर। क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 बॉन्ड बना रहा था तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर सकता था, मूव कर सकता था। तो यहाँ पर भी वही हुआ, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हुआ, मूव करना स्टार्ट हो गया। अब कार्बन का इतना सारा कंपाउंड्स क्यों पाया जाता है, देखिए मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स पाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलियंस में पाया जाता है, मिलियंस 10 लाख कम बोल रहे हैं, 50 लाख के आसपास कंपाउंड्स हैं। इसीलिए इसको अलग किया गया, केमिस्ट्री का एक अलग ब्रांच दिया गया जिसका नाम रखा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है वो है कैटिनेशन। अब बोलेंगे सर कैटिनेशन क्या है, खुद से जुड़ने का टेंडेंसी, जो खुद से जुड़ जाता है, समझ जाइए क्या क्या कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है खुद के साथ समय व्यतीत कीजिए, आपसे अच्छा आपका कोई भी अच्छा दोस्त नहीं हो सकता है, जो सही और गलत का फ़र्क समझाएगा आपको, और आप अपने डायमेंशंस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। खुद को जानिए, इनर। तो कैटिनेशन के बारे में बात करते हैं। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी किसी भी एटम का जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है कार्बन का, ठीक है, इसीलिए खुद से जुड़ने का बहुत टेंडेंसी है, इसलिए कार्बन स्टेट चेन में भी मिलता है, ब्रांच चेन में मिलता है। अब बोलेंगे सर स्टेट चेन क्या होता है, स्टेट चेन का मतलब होता है कि कार्बन जो है लगातार जुड़ा हुआ है, तो ब्रांच चेन का मतलब कहीं से एक ब्रांच से निकल गया, मतलब पूरा सीधा में था और कहीं एक अलग हो गया। ठीक है, जितना ई शो करता है उतना और कोई एलिमेंट शो नहीं करता। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड्स। सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजन एंड कैन शो कैटिनेशन अप टू 7 और 8 एटम्स। देखिए कार्बन का ही ग्रुप में सिलिकॉन है, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो आप पता चलेगा आपको कि कार्बन का ग्रुप में ही सिलिकॉन है, लेकिन ये भी उतना ज़्यादा कैटिनेशन नहीं शो करता है, 7 और 8 ही शो कर पाता है, और ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस वेरी स्टेबल। कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है, स्टेबल भी होता है। इसका क्या कारण है सर, स्ट्रॉन्ग भी है, तो इसका मेन कारण है कार्बन का स्मॉल साइज। साइज छोटा होने के कारण बॉन्डिंग क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है। सोचिए कि एक छोटा एटम है और एक बड़ा एटम है, बॉन्डिंग अच्छा हो पाएगा? अब बोलेंगे सर नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कैसे होगा? ठीक है, मोटा आदमी से आप गला मिलने जा रहे हैं, गला मिलने जाएंगे, पेट आ जाएगा उसका बीच में। टेट्रा वैलेंसी के बारे में बात कर चुके हैं, इसका वैलेंसी जो है वो कितना है, 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है। तो देखिए ड्यू टू स्मॉल साइज एंड प्रेजेंस ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। तो आपसे कोई पूछे कि कार्बन के अंदर क्या इतना क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तब तुरंत बोलिएगा कैटिनेशन, और दूसरा बोलिएगा टेट्रा वैलेंसी। क्या बोलना है, कैटिनेशन और टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसा नाम लिखा हुआ उसी के अकॉर्डिंग उसको तोड़ दीजिए। हाइड्रो और कार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब क्या हाइड्रोकार्बन कितने तरह का होता है, तो हाइड्रोकार्बन को बेसिकली हम लोग एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन में डिवाइड करते हैं। यदि ऐसे देखा जाए तो हम लोग के हिसाब से सिर्फ 2 पार्ट है, एक है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बोलेंगे ओपन चेन सर क्या नया एक नाम आ गया, क्लोज चेन। अरे भाई ओपन चेन मतलब जो ओपन खुला हुआ, क्लोज चेन मतलब साइक्लिक कोई रिंग वगैरह बनेगा। ठीक है, सारे आइटम्स मिलकर। लेकिन मेनली हम बात करेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड को यदि समझना हो तो हम एक स्लाइड लेते हैं, उसमें समझने की कोशिश करते हैं, आसानी से समझेंगे उसमें। ये सबसे पहले समझिए सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में क्या अंतर है। ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ सेचुरेटेड और इधर हम लिखते हैं अनसेचुरेटेड। अब सेचुरेटेड में अल्केन आएगा, ध्यान दीजिएगा। जो अनसेचुरेटेड होगा उसमें 2 आएगा, एक आएगा अल्कीन और एक आएगा अल्काइन। क्या आएगा, अल्काइन। एन यहाँ पर आएगा इन और यहाँ आएगा आइन। जहाँ एन है वहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, जहाँ इन है वहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, और जहाँ आइन है वहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसको क्यों बोलते हैं, सबसे पहले समझिए कि इसको सेचुरेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यदि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना तो यहाँ पर बाकी जो होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है टोटल,
6। यहाँ जब हम गए डबल बॉन्ड लग गया, तो अब कार्बन को कितना बॉन्ड बनाना है, 4 को, तो और कितना का ज़रूरत है, तो बोलेंगे सर 2 का ज़रूरत है। तो देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब होना चाहिए था 6, अल्केन से हमेशा हम लोग कंपेयर करते हैं, होना चाहिए था 6 लेकिन है सिर्फ 4, मतलब और ये 2 हाइड्रोजन रख सकता है अपने पास। मतलब जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अब 4 को रोटी खाते हैं, आपको 2 को रोटी दिया गया, तो क्या आप अभी सेचुरेट हुए, तृप्त हुए, तो बोलेंगे नहीं सर तृप्त कहाँ हुए, हमको तो 4 को मिलना चाहिए था। सेम उसी तरह यहाँ पर इसके साथ है। अल्काइन में जाएंगे तो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो मिलेगा कितना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा। सोचिए होना चाहिए था 6 को हाइड्रोजन, है सिर्फ 2 को, मतलब और हो सकता है। बस यहीं से फॉर्मूला है अल्केन का, ध्यान रखिएगा, CnH2n+2। अब बोलेंगे सर इसको याद कैसे करना है, तो जितना कार्बन है उसका डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, जितना कार्बन है उसका डबल से 2 ज़्यादा क्या होगा, हाइड्रोजन। अल्कीन में क्या होगा, जितना कार्बन है उसका डबल होगा हाइड्रोजन, CnH2n। इसमें क्या होगा, जितना कार्बन है उसका डबल से 2 कम होगा हाइड्रोजन, CnH2n-2। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब सर यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि यहाँ पर जो n है वो 1 से स्टार्ट होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बोले सर 1 से क्यों, क्योंकि देखिए कार्बन में जब अल्केन की बात करते हैं तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक कार्बन अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, जिसे हम लोग बोलते हैं CH4। लेकिन ये दोनों केस में n जो है वो 2 से स्टार्ट होता है, 2 या 2 से ज़्यादा। बोलेंगे सर 1 से क्या स्टार्ट नहीं होता है, खुद सोच के देखो कि कार्बन है वो डबल बॉन्ड बनाएगा तो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोकार्बन का हम बात कर रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन होना चाहिए, तो हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड बना है और कार्बन कार्बन के बीच में ही ट्रिपल बॉन्ड बना है। इस तरह से हम लोग के पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे पहले स्लाइड में जो जो हम लोग यहाँ पे समझे वही चीज़ है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला CnH2n+2 होगा, उसको हम लोग पैराफिन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं, पैराफिन। उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों देखने को मिलेगा, डबल होगा तो अल्कीन बोलेंगे और ट्रिपल होगा तो अल्काइन बोलेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्कीन का फॉर्मूला होगा CnH2n, मतलब जितना कार्बन उसका डबल क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, अल्कीन, इथाइलिन इसका नाम है। और अनसैचुरेटेड में आइन भी आएगा, जो अनसैचुरेटेड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा, डबल से 2 कम हाइड्रोजन होगा, इसको एसिटाइलिन बोलते हैं, अल्काइन को क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हाइड्रोकार्बन का नाम कैसे लिखेंगे, तो याद रखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स, फिर क्या लिखते हैं, आईपीएससी नेमिंग में भी जरूरत पड़ेगा इसका, फिर लिखते हैं हम लोग वर्ड रूट और फिर लिखते हैं सफिक्स। नहीं सर क्या क्या लिख रहे हैं आप, नया नया नाम। देखिए प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है, वर्ड रूट मतलब जो बाद में मतलब बीच में लगेगा, और सफिक्स मतलब जो अंत में लगता है। ठीक है, तो वर्ड रूट बताता है कि कितना नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है, कौन बताएगा, वर्ड रूट। सफिक्स बताएगा कि वो सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड, मतलब एन होगा, इन होगा या फिर आइन होगा। तो याद करना है, 1 कार्बन रहेगा तो मीथ बोलेंगे, 2 कार्बन रहेगा तो ईथ, 3 रहेगा तो प्रॉप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, इस तरह से। देखिए 1 कार्बन रहेगा तो मीथ, 2 रहेगा तो ईथ, 3 रहेगा तो प्रॉप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो 9, मतलब 9 रहेगा तो नॉन, और 10 रहेगा तो डेक। सैचुरेटेड रहा तो एन लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड होगा सिर्फ, इन हुआ मतलब डबल बॉन्ड हुआ तो इन लगाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आइन लगाएंगे। जैसे कि प्रोपेन, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, प्रॉप बोला है मतलब 3 कार्बन है, 1 2 3। एन बोला है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3, इसको भी कितना चाहिए, 3, और बीच वाला कार्बन को कितना चाहिए, 2। सर आपको कैसे पता चला इसको 3 को चाहिए और इसको 2 को चाहिए, अरे बेवकूफ़, कार्बन अभी पढ़े टेट्रावैलेंसी होता है, 4 बॉन्ड बनाएगा, सबका 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दिए हैं, कंप्लीट कर दिए तो पता चल गया। समझ में आया, अब समझ में आया कैसे बोले आप। अब मान लीजिए आपसे एक बार पूछ दिया ब्यूटीन, अब आप बोलेंगे सर ब्यूटीन बोला है तो सबसे पहले ब्यूट करेंगे, 4 कार्बन बना देंगे, ठीक है सर। इन बोला है मतलब डबल बॉन्ड लगा देंगे, कहाँ बोला है, नंबर नहीं बोला है तो कहीं पर भी स्टार्टिंग में ही लगाएंगे जनरली हम लोग।
अभी नाम लिखेंगे तो समय समझेंगे कि कहाँ लगाना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन लगा दीजिए सर। इस कार्बन को 2 बॉन्ड मिला है तो 2 और चाहिए, इसको 3 मिल गया है तो 1 चाहिए, इसको 2 मिला है तो और 2 चाहिए, और इसको चाहिए 3। और इस तरह से हम लोगों ने ब्यूटीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया। तो प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन किसी का भी हम लोग इसी तरह से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मीथेन, 1 कार्बन, ठीक है, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। ईथेन, समझिए ईथेन बोला है तो तुरंत बनाइए सर, 2 कार्बन बना दें और 3 हाइड्रोजन इसको, 3 हाइड्रोजन इसको। प्रोपेन अभी बनाए C3H8, 3 कार्बन बनाए और बाकी सबको हाइड्रोजन दे दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम इसी तरह ब्यूटेन बना सकते हैं हम लोग। ब्यूट N 4 कार्बन सब सिंगल बॉन्ड के साथ, पेंट N 5 कार्बन सब सिंगल बॉन्ड के साथ, 6 कार्बन C6H14 सब सिंगल बॉन्ड के साथ। आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये सब स्ट्रक्चर ओपन था, क्लोज चेन में आते हैं। क्लोज मतलब बंद होगा, एक रिंग बनेगा साइक्लिक या फिर रिंग स्ट्रक्चर्स। देखिए यहाँ पर साइक्लो वर्ड साइक्लिक के लिए आया है, प्रोपेन बोला है, मतलब 3 कार्बन को जोड़ दीजिए रिंग में। 3 कार्बन को जोड़ दिए तो हर कार्बन 2-2 बॉन्ड बना लिया, तो इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2 को, इसको कितना चाहिए, 2 को, इसको कितना चाहिए, 2 को, ये खत्म। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन बोला है तो साइक्लो और 6 को कार्बन बना देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। हम जहाँ जहाँ डॉट कर रहे हैं मतलब वहाँ वहाँ कार्बन है, बाकी सब जगह 2-2 का हाइड्रोजन हो जाएगा। देख लीजिए साइक्लोपेंटेन बोला है मतलब 5 कार्बन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, देखिए ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला था C6H12, ध्यान दीजिएगा C6H12। अब बोलेंगे सर इसमें तो डबल बॉन्ड नहीं है, फिर भी अल्कीन वाला फैमिली में नहीं आ रहा है, हेक्सेन N लगा हुआ है। हाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जब साइक्लिक बना तो साइक्लिक तभी बना जब दोनों कार्बन अपना एक एक हाइड्रोजन त्याग कर दिया। तो ध्यान रखिए जब भी साइक्लो होगा तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो उससे मैच कर जाएगा, CnH2n से मैच कर जाएगा, लेकिन वो होगा अल्केन ही। इन होने के लिए उसमें डबल बॉन्ड होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर 6 कार्बन है तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 और हर कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, एक डबल, फिर एक को छोड़कर एक डबल, फिर एक को छोड़कर एक डबल। अब सब जगह एक एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास। इस तरह से आपके पास C6H12 ना होके C6H6 है। तो ऊपर वाला क्या था, C6H12 जो था साइक्लोहेक्सेन, और यह है C6H6 बेंजीन। अब हम लोग बात करते हैं आइसोमेरिज्म का, कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म के स्टार्टिंग में हम लोग बात किए थे, आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर मास लिख दिया गया है, सिंपल सी बात है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा। बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम प्रेजेंट, जो एटम प्रेजेंट है उसका अरेंजमेंट अलग तरीका से होगा, तो इसको हम लोग आइसोमेरिज्म बोलेंगे फिनोमिना को। और जो आइसोमेरिज्म शो करता है उस 2 कंपाउंड को हम लोग आइसोमर बोलते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात आता है सर आइसोमर हम कैसे पता करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आइसोमर में डाउट होता है तो यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करते हैं। न्यू स्लाइड लिए हैं और यहाँ पे समझते हैं। क्या सर 2 कार्बन से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, हम बोले हाँ वैसे बना सकते हैं। क्या ये दोनों सेम है, तो इसका आंसर है नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है सर, क्योंकि इस 2 कार्बन को लिखने का यही एक तरीका है, आप किसी भी फॉर्म में लिखें, ये दोनों अलग अलग नहीं है। आइसोमेरिज्म के लिए अलग अलग होना जरूरी है। तो क्या सर 3 का बना दें, हाँ 3 का बना लो। क्या बना सकते हैं सर, कोशिश करके देखो, तो आपको हर तरह से 3 ही कार्बन देखने को मिलेगा और सबके पास उसी तरह का स्ट्रक्चर्स होगा सर। तो सर ये इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये भी डिफरेंट नहीं है, हाँ नहीं पॉसिबल है। इसलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 4 से, जिसे हम लोग बोलते हैं C4H10 ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। तो सर इसका स्ट्रक्चर आइसोमर कैसे बनाते हैं सर, तो देखिए सबसे पहले बनाते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। ठीक, क्या 4 को और बनाना पॉसिबल है, क्या सर ऐसे बना दे 4, अरे तो 4 बनाएंगे तो 4 तो वही हुआ ना, इसमें भी लगातार 4 हुआ। सर कैसे 4 लगातार हुआ, देखिए नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट कार्बन खोजने की कोशिश करते हैं, तो 1 2 3 4। सर यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो क्या ये दोनों सेम है, हाँ ये दोनों सेम है। तो सर अब 4 का मतलब और कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो सकता है, तो हमने क्या किया 3 का कोशिश किया। क्या 3 में सर पॉसिबल है, 1 2 3। अब यहाँ पे समझिएगा चौथा हाइड्रोजन हम कहाँ, चौथा कार्बन हम कहाँ लगा सकते हैं।
क्या यहाँ लगा सकते हैं सर? तब बोलेंगे नहीं, वहाँ लगाने पर फिर से 4 बन जाएगा। यहाँ लगा सकते हैं तो बोलेंगे नहीं, वहाँ लगाने पर भी 4 बन जाएगा। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो है बीच वाला कार्बन पर। क्या सर ऊपर ही सिर्फ लगा सकते हैं, नीचे नहीं लगा सकते? नीचे भी लगा सकते हैं, आपको जहाँ इच्छा है दोनों में से कहीं भी लगा दीजिए। अब जब आप 3 के बाद जब जाएंगे ना तो बोलेंगे सर यहाँ 3 हुआ कैसे सर? देखिए 1 2, अब इसमें बाद अब कहीं भी जाएंगे तो सीधा जाएंगे या फिर उधर जाएंगे इस कार्बन पर तो भी 3 मिलेगा। 3 में और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखिए दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया, पहला स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर, दोनों में कार्बन अलग अलग हो गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपली नॉर्मल ब्यूटेन, और इसको हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। इन नाम है, कॉमन नाम है, ध्यान दीजिएगा कैसे लिख दिए। तो यदि आपको कभी भी इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिले, एक कार्बन 3 अलग अलग कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ई वाला पार्ट मतलब एक कार्बन 2 अलग अलग कार्बन के साथ जब यहाँ एक कार्बन जोड़ देंगे तो ब्यूटेन बन जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग बोलते हैं आइसो। अब क्या 2 में पॉसिबल है? तो अब 2 में कोशिश करेंगे तो आपको 2 में पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कितना स्ट्रक्चर आइसोमर है इसका, तो इसका स्ट्रक्चर आइसोमर हुआ 2। क्या सर हाइड्रोजन लगाना जरूरी है? लगा दीजिए हाइड्रोजन। ये एक बॉन्ड बना जाता है, 3 हाइड्रोजन इसके पास, 2 इसके पास, 2 इसके पास, 3 इसके पास हो जाएगा। इसके पास 3, इसके पास 3, इसके पास 3 और इसके पास 1। फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला है, उसका टेंशन नहीं लेना है आपको कि फॉर्मूला चेंज हो गया तो फॉर्मूला चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, अब इसी तरह सोचेंगे हम लोग C5H12 का, जिसे हम लोग बोलते हैं पेंटेन। ठीक है, 5 कार्बन है तो 1 2 3 4 5, 5 से कम सोचेंगे तो देखिए 1 2 3 4। अब क्वेश्चन खुद से पूछिए क्या इस कार्बन पर लगा सकते हैं? तो बोलेंगे नहीं, 5 हो जाएगा। तो इधर नहीं लगा सकते, इसका मतलब इधर भी रिजेक्ट हो गया, ये दोनों रिजेक्ट। ये दोनों में क्या यहाँ लगा सकते हैं? हाँ सर लगा सकते हैं। क्या यहाँ लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। लेकिन क्या ये दोनों सेम नहीं हो जाएगा सर? इधर से भी ये 2 नंबर पे है, इधर से भी 2 नंबर पे है, किसी एक जगह पे लगाना, क्या दोनों सेम हो जाएगा? हाँ सर दोनों सेम हो जाएगा। नहीं सर हमको नहीं समझ में आया सर। तो देखिए फिर से समझ लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे कार्बन कितना था? 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना हो गया? 1 2 3 4, यहाँ पे कितना हो गया? तो देखिए अभी यहाँ पर एक जगह कार्बन लगाया और यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे लगाएंगे तो 1 2 3 4। अभी आईपीएससी नेम लिखते समय सीखेंगे हम लोग कि काउंटिंग हम लोग उधर से करते हैं जिधर से हमको साइड चेन जल्दी मिलता है। देखिए यहाँ पे साइड चेन 2 नंबर पे मिला, यहाँ भी साइड चेन 2 नंबर पे। क्या ये दोनों सेम है? बोलेंगे हाँ दोनों सेम है, मतलब 5 4 का पॉसिबल हुआ। अब 3 का देखते हैं हम लोग, क्या 3 का पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है यहाँ समझिए। पेंटेन में स्ट्रक्चर आइसोमर कितना हो जाएगा? ये दोनों सेम है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 यहाँ पे हुआ पॉसिबल, 2 यहाँ पर हुआ। 3 कार्बन जब हम लोग लगाएंगे तो कहाँ पे पॉसिबल होगा? क्या यहाँ पॉसिबल होगा? नहीं। यहाँ पॉसिबल होगा? नहीं। बीच वाला कार्बन पे पॉसिबल होगा? हाँ। तो क्या एक ही कार्बन पे पॉसिबल होगा? यहाँ लगा देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? 4 कार्बन हो जाएगा। देखिए कैसे, 1 2 3 4। इसका मतलब यहाँ पे 4 कार्बन हो जाएगा, मतलब घूम फिर के हम यही स्ट्रक्चर पे पहुँचेंगे। इसका मतलब ये जो कार्बन यहाँ दिख रहा है वो यहाँ नहीं होगा और ये कार्बन होगा इसी कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर दिए, इसको हटा दिए। समझ में आया? तो यहाँ पर हुआ कार्बन, यहाँ पे क्या हो गया? कार्बन। तो 1 2 3 4 था, यहाँ पर भी 1 2 3 4 था। ठीक है, अब समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर टोटल 1 2 3, अब साइड चेन में एक कार्बन और एक और कार्बन, 2 कार्बन, तो टोटल 3 स्ट्रक्चर आइसोमर इसका पॉसिबल हुआ। किसका? पेंटेन का। तो पूछेगा तो पहला हम लोग बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन। देखिए ये वाला पार्ट फिर से आया, मैंने भी समझाया था। इसको हम लोग बोलते हैं आइसो, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसो पेंटेन। और जब 3 को हो जाएगा इस तरह से तो ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं नियो। इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा? नियो पेंटेन। सर आपने हाइड्रोजन नहीं लगाया, लगा दो हाइड्रोजन सब जगह। ध्यान देना कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट करना, इस तरह करके यहाँ भी हाइड्रोजन लगा देना, इस तरह करके यहाँ भी हाइड्रोजन लगा देना। यही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। तो ये ब्यूटेन का आइसोब्यूटेन, पेंटेन आइसोपेंटेन, इसका नाम नहीं लिखा हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे नियो पेंटेन। क्या बोलेंगे? नियो पेंटेन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप की ओर। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप को जब हम डिफाइन करते हैं तो हमको पता चलता है कि फंक्शनल ग्रुप वैसा ग्रुप को बोलते हैं जिसका प्रॉपर्टीज एक जैसा होता है, एक जैसा प्रॉपर्टी शो देखने को मिलता है।
It may define as an atom which largely determine the properties of a particular organic compounds. जो डिफाइन करता है, जैसे OH, याद रखना है आपको, OH यदि एक जगह दिखे तो वो होगा अल्कोहल फैमिली से, ओल लिखेंगे उसका नाम लिखते समय। यदि आपको CHO दिखेगा एक जगह पे, याद रखना है CHO एल्डिहाइड फैमिली से है। इसका जब IPSC नेम लिखेंगे तो अल लिखने वाले हैं हम लोग, सफिक्स में अल लिखेंगे। C डबल बॉन्ड O, CO, ध्यान देना है शॉर्ट में, इसको CHO बोल रहे हैं, इसको CO बोल रहे हैं। यदि CO होगा तो उसको बोलेंगे कीटोन। इसका IPSC नेम लिखते समय लास्ट में ONE1 लगाएंगे। यदि COOH हुआ, COOH, तो इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड लगाते हैं इसका नाम है। सेम इसी तरह क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ तो क्लोरो ब्रोमो, ऐसे तो हम लोग बोलते हैं हेलो, और ये प्रीफिक्स में लगता है। दिस ग्रुप कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू द कंपाउंड्स रिगार्डलेस टू ऑफ द नंबर, लेंथ एंड नेचर ऑफ कार्बन चेन एंड हेंस कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। ये सब जितना भी ग्रुप्स हैं, ये लोग का स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होता है कंपाउंड्स को लेकर, उसका लेंथ और नेचर ऑफ कार्बन जैसा भी हो उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहीं से एक और टॉपिक आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पूछ सकता है कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, होमोलोगस सीरीज किसको बोलते हैं। होमोलोगस सीरीज वैसा सीरीज को बोलते हैं, मतलब ऐसा कोई भी दो मॉलिक्यूल्स का सीरीज होगा जिसका केमिकल फार्मूला, मतलब सिंपली समझिए फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और उसका एटॉमिक मास 14 का डिफरेंस होगा। 14 का डिफरेंस कैसे होगा सर, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन जब हम लेंगे तो कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 2, तो 12 और 2 हो जाएगा 14। CH2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए, बस वही डेफिनेशन है। सीरीज ऑफ सिमिलर कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड इन विच द मेंबर प्रेजेंट हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एनी टू सक्सेसिव मेंबर इन अ पर्टिकुलर सीरीज डिफर बाय CH2। जैसे समझिए CH4 मीथेन और C2H6 इथेन, ये है मीथेन और ये है इथेन, अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, अल्केन फैमिली से। देखिए CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H2, तो हर बार कितना का डिफरेंस आ रहा है, CH2 का। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन बोला है, राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n। CnH2n सेकंड मेंबर बोला है। सेकंड मेंबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो पहला मेंबर क्या होता है, N स्टार्ट ही होता है 2 से, तो पहला मेंबर होता है C2H4, अगला मेंबर क्या होगा C3H6। C2H4 को क्या बोलते हैं हम लोग, तो 2 कार्बन है तो ईथ बोलेंगे, याद रखना है 2 कार्बन मतलब ईथ, डबल है तो इन बोलेंगे तो इथीन, और इसको क्या बोलेंगे प्रोपीन, इन और इन, CH2 का डिफरेंस होगा, ये होगा सेकंड होमोलोगस सीरीज। तो पहला मेंबर होगा इथीन, दूसरा होगा प्रोपीन। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, आप इसको देख सॉल्व कर सकते हैं। राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग CnH2n+2। CnH2n+2 तुरंत याद कीजिए सर, ये तो अल्केन है, अल्केन का सेकंड मेंबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर अल्केन का सेकंड मेंबर सबसे पहले तो मीथेन होता है, उसका सेकंड मेंबर होता है C2H6, इथेन होता है सर, इथेन हो जाएगा। राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n-2। सर ये तो अल्काइन हो गया सर, सेकंड मेंबर पूछा जा रहा है सर, तो n को 2 रख देते हैं सर। देखिए डायरेक्टली सोच लेना है, जितना नंबर का मेंबर बोले n के जगह पर उतना पुट कर देना है, यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो n के जगह 2 पुट करते हैं सर, तो C2 होगा। एक मिनट ध्यान रखना है, सेकंड मेंबर बोला है, 2 नहीं पुट करेंगे सर, 3 पुट करेंगे, क्योंकि अल्कीन और अल्काइन जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है सर, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से, तो n बराबर 2 तो पहला मेंबर हुआ ना, दूसरा मेंबर चाहिए दूसरा, तो n को 3 रखना पड़ेगा, तो C3H4 होगा। Which of the following does not belong to same homologous series, CH4 C2H6। देखिए CH2 का डिफरेंस है, खुद सोचिए, C3H8 CH2 का डिफरेंस है, C4H8, यही होगा डिफरेंस, दिखा आंसर। We know C3H6 do not belong to the same homologous, C3H8 होगा, 6 लिखा है C3H8। अब कॉमन कार्बन कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं, इसमें भी बहुत सारा लोगों को दिक्कत होता है, तो मैं पहले बोलता हूँ, इसमें कुछ चीज़ें याद रख लीजिए। सबसे पहला प्रीफिक्स, मतलब जो पहले लगता है, वर्ड रूट मतलब जो बीच में लगता है, और सफिक्स मतलब जो लास्ट में लगता है। यहाँ पर इसको याद कर लीजिए, IPSC नेम लिखने से पहले जो हम याद करने बोल रहे हैं, FMS। F क्या है फंक्शनल ग्रुप, M क्या है मल्टीपल बॉन्ड, एंड S क्या है साइड चेन। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू देना है, मतलब सबसे पहले वैल्यू किसको मिलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को। सर ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अभी जो हमने पढ़ा,
अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। एम क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड। एस क्या होता है? साइड चेन। तो इस तरह से नाम हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। कॉमन नाम भी यूज होता है, जैसे एसिटिक एसिड कॉमन नाम है विनेगर का, इसका आईपीएसी नेम लिखेंगे अभी हम लोग। जब आईपीएसी नेम लिखेंगे तो हम लोग कुछ रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना होता है, ठीक है। कॉमन नाम कुछ भी बोल दीजिए, जैसे घर का किसी का कोई नाम होता है तो कॉमन नाम बहुत सारा हो सकता है, लेकिन स्कूल में जो उसका ऑफिशियल नाम है या फिर जो एडमिट कार्ड में नाम होगा, सब जगह जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो अभी जो बोले उस चीज़ को ध्यान रखना है। FMS सबसे पहला काम करना है हम लोग को, लॉन्गेस्ट चेन खोजना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन खोजना है, सबसे पहला काम यही करना है, ठीक है। जिसमें क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए, और इस तरह से चूज करना है कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी मिले, मतलब जल्दी आ जाए फंक्शनल ग्रुप। दूसरा, फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होगा उसको यूज करेंगे, ठीक है। मल्टीपल क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। देखिए, इसका नाम लिखना है, तो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए एक, अब बोलेंगे सर यहाँ से क्यों स्टार्ट किए? क्योंकि क्लोरीन मिला सबसे पहले। देखिए मेरा क्या था तरीका? FMS क्या फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर? जिसको साइड चेन के तौर पे हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पे, तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है। क्या मल्टीपल बॉन्ड्स है? नहीं है। साइड चेन है? हाँ है, तो उसको मिलना चाहिए प्रायोरिटी। तो 1 2 3, कितना कार्बन? 3 कार्बन। 3 को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉप। तो क्या प्रॉप N लिख सकते हैं? N इसलिए लिखें क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। क्लोरीन जो है वो कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ होगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 लिखा हुआ है तो 1 को नहीं भी लिखना है, तो कोई दिक्कत, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए 1 2 3, 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है यहाँ पर? OH। क्या ये फंक्शनल ग्रुप है? हाँ है। तो फंक्शनल ग्रुप यदि है तो साइड चेन के जगह पर, यहाँ पर साइड चेन तो यूज नहीं होने वाला, ही नहीं कि OH वाले लिख देते हैं। वो मेन फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पर इसका यूज होगा सफिक्स, और OH बोले थे अल्कोहल है तो इसका सफिक्स क्या होता है? ओल। तो 3 कार्बन को सबसे पहले हमने लिखा प्रॉप, ध्यान देना 3 कार्बन प्रॉप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो N, और अल्कोहल है तो ओल, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 CO दिखा, क्या ये कीटोन है? बोलेंगे हाँ, कीटोन हमेशा बीच में ही होगा। 3 कितना कार्बन है? 3, तो प्रॉप होगा। सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? N। उसके बाद कीटोन ग्रुप से बिलोंग करता है तो 1 हो जाएगा, तो प्रोपेन ऑन हो जाएगा, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में देखिए फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स है तो मल्टीपल बॉन्ड्स 1 2 3, तो प्रॉप हुआ। 1 नंबर पर है तो इन इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रॉप 1 इन भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली प्रॉप इन भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह क्या CHO दिखा यहाँ पर? हाँ दिखा, तो इसको 1 नंबर मिला, इसको 2, इसको 3, टोटल कार्बन 3 है तो प्रॉप हुआ। सिंगल बॉन्ड है तो N हुआ और अल हो गया, प्रोपेनल। COOH है तो क्या ओइक एसिड है? कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ है। नंबरिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे? ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है। तो 3 को क्या बोलते हैं? प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल, तो क्या होगा? N। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या होगा? ओइक एसिड। 1 2 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रॉप। 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रॉप 1 हो सकता है, हाँ हो सकता है, प्रोपाइन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड? सिंगल। सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? N। क्या COOH ओइक एसिड है? तो हाँ है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। सेम इसी तरह ब्यूटेनॉल हो जाएगा, हेप्टेनॉल हो जाएगा, और यहाँ पर 3 4 5, 5 को पेंट बोलते हैं, आइन हो जाएगा। इस तरह से आईपीएसी नेमिंग में हम लोग नेम लिखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स का। इसका बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड का। इसमें सबसे पहला है कंबसन। कंबसन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जला देना। तो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट और लाइट बाहर आता है उसको बोलते हैं कंबसन। कंबसन क्या है? ऑक्सीडेशन है रैपिड, या फिर बर्निंग है किसी भी सब्सटेंस का जिसके कारण हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, मतलब एक्सोथर्मिक की नेचर है। जैसे कार्बन का कंबसन करेंगे तो लिमिटेड सप्लाई में करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, लेकिन सही से सप्लाई करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। CH4 हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ साथ में वाटर भी रिलीज होगा। इथेनॉल मतलब अल्कोहल, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, H2O बनेगा, साथ साथ में हीटोलाइट बनेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्लेम का नेचर कैसा होगा तो ध्यान रखना है फ्लेम का नेचर।
यदि हम लोग का सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ, याद रखना है सेचुरेटेड, जैसे मीथेन, इथेन मतलब सिंगल बॉन्ड वाला हुआ, तो क्लियर फ्लेम निकलेगा, ठीक है, क्लियर ब्लू फ्लेम निकलेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ब्लू कलर का फ्लेम होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन का सप्लाई को कम करेंगे, सेचुरेटेड है लेकिन ऑक्सीजन का सप्लाई को कम कर देंगे, लिमिटेड कर देंगे, तो फिर सूटी फ्लेम निकलने लगेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा धुआं टाइप में। इथा सेचुरेटेड का बात। यदि अनसेचुरेटेड हुआ, जैसे इथीन, इथाइन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो येलो कलर का फ्लेम के साथ जलेगा वो, विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, साथ में बहुत सारा ब्लैक स्मोक देखने को मिलेगा, धुआं। केरोसिन को जब बर्न करते हैं, यदि केरोसिन स्टॉप देखे होंगे, जो पहले आता था स्टॉप, उसमें हवा देना पड़ता था, हवा देने से क्या होता था, वो अच्छा से जलने लगता था, ब्लू कलर का फ्लेम देने लगता मिलता था। तो जब सफिशिएंट रहेगा तो ब्लू कलर का फ्लेम निकलता था, किसी भी तरह का धुआं नहीं होता था। सम हाइड्रोकार्बन लाइक बेंजीन, नेफ्थलीन बर्न विथ सूटी फ्लेम। Coal and petroleum on burning produces CO2, CO, oxides of nitrogen and sulfur. The oxide of nitrogen and sulfur cause air pollution. क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। अब यहाँ याद रखना है दूसरा रिएक्शन, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी स्टार्ट हो चुका है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना। कब, जब ऑक्सीजन लिमिटेड में था, लिमिटेड याद रखना है। जब एक्सेस में रहेगा तो ये कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कार्बन 2 गो था, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल था, यहाँ कार्बन 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, इसीलिए बोला जा रहा है कि यहाँ एक्सेस हो गया, कार्बन कम है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ 2 कार्बन मिलकर, इसीलिए लिखा है डिफरेंट प्रोडक्ट डिपेंडिंग अपॉन ऑक्सीजन अवेलेबल। कितना ऑक्सीजन है उस पर, कम ऑक्सीजन देंगे तो CO निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, ये जो H2 है ये हटेगा और यहाँ पर O लग जाएगा, देखिए CH3 था, CO था, OH भी था, ये जो H हटा इसका जगह पर क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो इथेनॉल कन्वर्ट हो गया इथेनोइक एसिड में, इथेनोइक एसिड। कौन यूज हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बोथ अल्कलाइन KMnO4 and acidified K2Cr2O7 act as an oxidizing agent, substance that supply oxygen for oxidation. What happens when oxidizing agent is added to propanol? तो प्रोपेनॉल होगा, तो देखिए ये वाला जो 2 H है वो कन्वर्ट हो जाएगा O में और ये बन जाएगा, देखिए ये प्रोडक्ट है, ये था प्रोपेनॉल, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ध्यान रखना है जो हाइड्रोजन है वहाँ ऑक्सीजन लगेगा, प्रोपेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन मतलब क्या हुआ, ऐड करना किसी को, तो ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ऐड करते हैं हाइड्रोजन, किस में ऐड करते हैं, अनसेचुरेटेड में, क्योंकि यहाँ पे ऐड हो सकता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जैसे पैलेडियम और निकेल, जिससे सेचुरेटेड जो अनसेचुरेटेड रहता है सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। कैटलिस्ट किसको बोलते हैं, कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस दैट कॉज अ रिएक्शन टू अकर्स एट डिफरेंट रेट विदाउट बीइंग यूज्ड अप इन द रिएक्शन। बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए रिएक्शन का जो रेट को बढ़ा देता है उसको हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। क्या घटा देता है तो उसको कैटलिस्ट बोलेंगे, जो घटा देता है उसके लिए जो एग्जैक्ट वर्ड होता है वो इनहिबिटर होता है। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कैटलिस्ट, लेकिन एक्चुअली में जो होता है वो इनहिबिटर होता है। इसी रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या हो गया, एडिशन हो गया। देखिए ये जो डबल बॉन्ड था वो टूटा, तो दोनों का टूटा, तो एक हाइड्रोजन इसको मिला, एक हाइड्रोजन इसको मिला। इसी रिएक्शंस का हम लोग यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजिनेशन में यूज करते हैं। वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव लॉन्ग अनसेचुरेटेड कार्बन चेन वाइल एनिमल फैट्स हैव सेचुरेटेड कार्बन चेन। याद रखना है वेजिटेबल ऑयल जो होता है अनसेचुरेटेड होता है और एनिमल फैट जो होता है वो सेचुरेटेड होता है। इसलिए कहा जाता है कि एनिमल फैट हम लोग के लिए जो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स फैटी वो हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। कौन हार्मफुल होता है, एनिमल वाला। सर याद कैसे रखेंगे, याद रखो ना, तुम सरसों तेल खाता है, सरसों तेल मतलब वेजिटेबल, तो वेजिटेबल ऑयल अच्छा होता है, ठीक है। तो एनिमल फैट से जो ऑयल बन रहा है वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, सेचुरेटेड। याद रहेगा। चलिए एडिशन के बाद हम लोग बढ़ते हैं सब्सटीट्यूशन। नाम ही सजेस्ट करा सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूट कर दो मतलब एक को हटा उसकी जगह पर किसी और को लगा। यहाँ पर देखिए इट इज अ सिंगल रिप्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग वन फंक्शनल ग्रुप इन केमिकल कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर HBr है, CH3OH है, HBr, HOH और CH3Br। ये जो रिएक्शंस है, ठीक है, इसमें क्या होता है,
एक एक क्लोरीन हटते जाएगा, मतलब एक एक हाइड्रोजन हटते जाएगा और वहाँ पे क्लोरीन लगते जाएगा। और ये तब तक हो सकता है, सनलाइट के प्रेजेंस में ध्यान रखना है, बहुत कम लाइट में, ये तब तक हो सकता है जब तक इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा। जैसे CH4 है और Cl2 है, एक H और एक Cl बाहर, बचा क्या CH3Cl और एक H और एक Cl बाहर। एक काम फिर हो सकता है, इसको Cl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, फिर एक Cl और एक H बाहर। अब हम लोग को दो कंपाउंड पढ़ना है, एक है इथेनॉल और एक है इथेनोइक एसिड। इथेनॉल किसको बोलते हैं? C2H5OH को, दो कार्बन सिंगल बॉन्ड और ओल। इथेनोइक एसिड किसको बोलते हैं? दो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, ओइक एसिड मतलब OOH, COOH। तो इथेनॉल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, इथेनॉल जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। इथेनॉल जो होता है उसी को हम लोग अल्कोहल बोलते हैं। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट अल्कोहलिक ड्रिंक में देखने को मिलता है इथेनॉल। इथेनॉल एक गुड सॉल्वेंट है, इसमें कोई भी चीज़ घुल जाता है। इसका यूज हम लोग मेडिसिन के रूप में कर सकते हैं, जैसे टिंचर आयोडीन, कफ सिरप एंड मेनी टॉनिक्स। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल का यदि हम बात करते हैं, इथेनॉल का रिएक्शंस और समझने की कोशिश करिएगा। इथेनॉल जो है वो इस तरह से CH3 CH2OH तो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। यदि आप देख पाएंगे तो ये एक तरह से ये अलग यदि होता है वो -H+ में टूटेगा, ये एसिड के जैसा बिहेव कर लेगा। तो यहाँ से Na क्या करेगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन को हटा देगा। जैसे हाइड्रोजन हटेगा तो H2 बन जाएगा और सोडियम वहाँ पर आ जाएगा। तो CH3 CH2O- Na+, बाहर क्या हुआ? हाइड्रोजन। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सोडियम ईथ ऑक्साइड, क्योंकि दो कार्बन है तो ईथ होगा, ऑक्सीजन है, सोडियम ईथ ऑक्साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपके पास क्या है? इथेनॉल, किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? इथीन में। यहाँ पे जो यूज करते हैं हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4, ये क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, याद रखना है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग मतलब जो उसको डिहाइड्रेट कर दे, मतलब उससे वाटर का लॉस कर दे। तो याद रखने के लिए इधर से OH बाहर कर दीजिए, एक OH इधर से बाहर कर दीजिए। क्या बोले? CH3 CH2OH है, यहाँ पे ध्यान रखना है, CH3 CH2OH है, एक H यहाँ से बाहर, एक OH यहाँ से बाहर कर देते हैं और एक H यहाँ से बाहर कर देते हैं। तो E दोनों आपस में एक बॉन्ड से जुड़ जाएगा, बीच में दोनों का टूटेगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, इधर भी हो गया, एक हाइड्रोजन खत्म हुआ तो CH2, यहाँ पे खत्म हुआ तो CH2, साथ में क्या बचा? H2O। अल्कोहल को हम लोग फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं। सुगर कैन जूस कैन बी यूज टू प्रिपेयर मोलासेस विच इज फर्मेंटेड टू give ethanol. We used alcohol as an additive in petrol since it is a cleaner fuel which can rise to only CO2 plus H2O on burning insufficient oxygen. तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए मोलासेस है, मोलासेस में वाटर मिक्सिंग किए, फिर फर्मेंटेशन किए और डिस्टिलेशन किए तो इथेनॉल मिल गया, और इसको पेट्रोल के साथ मिलाकर हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग बायोफ्यूल्स के नाम से जानते हैं। किस फ्यूल के नाम से जानते हैं? बायोफ्यूल्स। अब हम लोग ऐसा ही इथेनोइक एसिड CH3 COOH, इसको हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, विनेगर में पाया जाता है तो विनेगर भी बोल सकते हैं। इसको प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज करते हैं, पिकल्स वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इथेनोइक एसिड का 290 केल्विन होता है। इथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। अब बात आते हैं कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलने का कारण ये है कि ठंडा में ये फ्रीज हो जाता है और बर्फ़ के जैसा देखने में लगता है, वाइट एक्चुअली में बर्फ़ नहीं होता है लेकिन देखने में लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब इसका क्या प्रॉपर्टीज है रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड में? सबसे इंपॉर्टेंट है स्टरीफिकेशन रिएक्शन। क्या बनेगा? ईस्टर बनेगा। एसिड और अल्कोहल मिलेगा तो बनेगा ईस्टर। देखिए क्वेश्चन कितना बार आया हुआ, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो एसिड और अल्कोहल को मिलाएंगे, देखिए एसिड है इथेनोइक एसिड, इथेनॉल है, लिखने का तरीका सिर्फ लिखा गया, देखिए CH3 CH2OH CH3 COOH, दोनों में से वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, यही है ईस्टर। यही क्या है? ईस्टर। अब ईस्टर कैसा होता है? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। इसका यूज करते हैं परफ्यूम बनाने में और परफ्यूम मतलब फ्लेवरिंग एजेंट बनाने में, ठीक। अब यहाँ पे है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? सपोनिफिकेशन, सोप बनाने के फॉर्म में एक तरह से यूज करते हैं, चलिए इसका नाम है सपोनिफिकेशन। ईस्टर को जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब फिर से उल्टा, ईस्टर को बेस के साथ, किसके साथ रिएक्शन था? एसिड के साथ, तो ये बन गया। बेस के साथ कर देंगे तो फिर से जिससे बना था वो आ जाएगा। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप।
देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 था, यहाँ समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O है, O C2H5, क्या है मेरे पास NaOH, E यहाँ से टूटेगा, Na इसको मिला, OH इसको मिला, क्यों इसी को मिलेगा सर, क्योंकि माइनस से टूटेगा और ये प्लस के साथ टूटेगा, माइनस के साथ है तो प्लस वाला पार्ट आएगा, प्लस के साथ माइनस वाला पार्ट आएगा, तो बस यही स्ट्रक्चर मिला। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O O Na, यहाँ पे इधर क्या मिला C2H5 OH, यहाँ पर तो अल्कोहल सोडियम एसिटेट। ठीक है, NaOH यदि CH3 C डबल OH के साथ रिएक्ट करेगा तो देखिए यहाँ से OH जो है इस H को लेकर बाहर हो जाएगा, H2O बन जाएगा और साथ साथ में CH3 C डबल O Na बन जाएगा। रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या रिएक्शन होगा और किस तरह से होगा, सेम उसी तरह हम लोग पढ़े थे कि कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है तो H2O और CO2 रिलीज होता है, तो यहाँ पर भी वही काम होगा। देखिए H है, यहाँ CO3 है, ये दो सोडियम उसके साथ जाएगा, H और CO3 आपस में मिलेगा H2CO3 में और H2O प्लस CO2 बना देगा, बचेगा क्या, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और उसके साथ में Na। सेम इसी तरह यहाँ पर होगा, EH HCO3 के साथ मिलकर H2CO3 बनाएगा, H2CO3 जो होता है वो वीक होता है और अपने आप को तोड़ देता है H2O प्लस CO2 में, तो CH3 C डबल O Na हो गया। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, क्या याद रखना है, वी कैन डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बाय रिएक्टिंग देम विथ सोडियम कार्बोनेट टर्निंग लाइम वाटर मिल्की, अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट टू गिव लाइम वाटर मिल्की। अल्कोहल जब रिएक्ट करता है तो लाइम वाटर मिल्की नहीं मिलता है, लेकिन जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। इसका मतलब जिसमें मिल्की हो जाएगा वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें नहीं होगा वो होगा अल्कोहल। वही स्टेटमेंट व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व विथ अ ब्रिस्क एफरवेसेंस along with sodium acetate is formed, सोडियम एसिटेट फॉर्म्ड हुआ, साथ साथ में CO2 और H2O। Ester, a sweet smelling substance and are used in making perfume, suggest some activity and the reaction involved for the preparation of an ester। ईस्टर का प्रिपेयर करने के लिए इथेनॉल लिए हम लोग और ग्लाइसिटिक एसिड लिए, मतलब इथेनोइक एसिड लिए, दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, हम लोग के पास ईस्टर बन जाएगा। यही रिएक्शन लिख देना है, अलग से एक्टिविटी लिखने का वैसा कोई ज़रूरत नहीं है। आप अभी जो रिएक्शन हम लोग पढ़े थे स्टरीफिकेशन वाला, वो वाला बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, इसके लिए कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है, लिख दीजिए, हो गया आपको, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सॉप एंड डिटर्जेंट के बारे में। सॉप क्या होता है और डिटर्जेंट क्या होता है, याद रखिएगा। सॉप जो होता है वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है, किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। द आयनिक एंड ऑफ सॉप डिजॉल्व इन वाटर, द कार्बन चेन डिजॉल्व इन ऑयल। देखिए यहाँ पे दो पार्ट है, आयोनिक इन जो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक, और एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब पानी से उसको डर लगता है, ठीक है। ई वाला हाइड्रोफिलिक वाला जो पार्ट है वो वाटर लविंग है, पानी से प्यार करता है और ये वाटर से दूर जाना चाहता है, ठीक है, वाटर को हेट करता है, हेटिंग, तो किसको पसंद करता है, ऑयल को, ऑयल में डिजॉल्व होना चाहता है। याद रखिएगा, इस तरह का जो टेल दिखेगा वो कहाँ जाएगा, ऑयल के साथ, ये जो दिखेगा वो कहाँ जाएगा, पानी के साथ। अब डिटर्जेंट क्या होता है ये समझिए। सबसे पहले डिटर्जेंट्स अमोनियम और सल्फोनेट होता है कार्बोनिक एसिड का, वहाँ क्या था, सोडियम और पोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड का। अमोनियम और सल्फोनेट होगा यदि कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्जेंट। और डिटर्जेंट ज़्यादा अच्छा काम करता है और इसका यूज हम लोग करते हैं जो हार्डनेस होता है वाटर में उसको रिमूव करने के लिए। अभी काम कैसे करता है सॉप, देखिए, तो अधिकतर जो डर्ट होता है वो ऑयली नेचर होता है। देखिए ऑयल ड्रॉपलेट्स है, ऑयली नेचर है, ठीक। हम लोग के पास क्या है, सॉप। सॉप में क्या होता है, दो को पार्ट अभी समझाएं, एक होता है हाइड्रोफोबिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक। तो जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है जिसको पानी से डर लगता है, वो किससे चिपक जाएगा, ऑयल से। देखिए ऑयल से चिपक गया। और जो बाहर वाला पार्ट है हाइड्रोफोबिक, वहाँ रहेगा बाहर। अब सोचिए जैसे इस पर पानी फेंकेंगे, सारा वाला जो बाहर वाला पार्ट है वो क्या होगा, पानी के साथ बाहर, और जैसे बाहर जाएगा क्या, इसके साथ ही जुड़ गया है, तो इसको साथ में लेते लेते बाहर कर देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मिसेल्स का फॉर्मेशन होना। ये देखिए यहाँ पे भी डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश किया। पहले डर्ट था, इस पर अटैक स्टार्ट हुआ, तो खींचा, खींचते खींचते पूरा खींचा, पानी मारेंगे, ये हो जाएगा बाहर।
द मोस्ट ऑफ डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ऑयल डिजॉल्व नहीं होता वाटर में, इसलिए देखिए ऑयल ड्रॉपलेट्स के साथ कौन गया, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट, बाहर वाला जो पार्ट था वो हाइड्रोफिलिक था। द सॉफ्ट मॉलिक्यूल फॉर्म द स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल्स। इन मिसेल्स वन एंड इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट्स, एक इन जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स की तरफ है, इन अदर इन विच इज आयनिक फेसेस आउटसाइड, जो कहाँ है, बाहर। सोप इन द फॉर्म ऑफ मिसेल इन द सेंटर ऑफ द मिसेल्स, मिसेल्स बीच में होते हुए सब तरह से बना रहे। The micelle stay in the solution as a colloid and will not come together to precipitate due to ion repulsion। मिसेल जो है वो सॉल्यूशंस में ही रहना चाहता है कॉलोइड के फॉर्म में, बाहर नहीं आना चाहता है, क्योंकि आयन रिपल्सन होगा, आयन रिपल्सन होगा, बहुत सारे Na+Na+Na+Na+ होगा। सॉफ्ट मिसेल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर्ड लाइट, इतना ज़्यादा होता है कि वो लाइट को क्या कर सकता है, स्कैटर्ड कर सकता है। हेंस सॉफ्ट सॉल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी, इसलिए सॉफ्ट सॉल्यूशन हम लोग को क्लाउडी देखने को मिलता है। अब देखिए वाटर का हार्डनेस, हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है, हार्ड वाटर कहने का मतलब है कि उसमें झाग नहीं बन रहा है, मतलब आप साबुन को धो रहे हैं उसमें फेन नहीं हो रहा, लेथर जिसको बोलते हैं हम लोग। तो उसका कारण क्या होता है समझिएगा, उसमें मिनरल्स रहता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का। किसका रहता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का, ठीक है। तो जो सोप है, सोप होगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सोप मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड फॉर प्रिसिपिटेट नोन एज स्कम, स्कम होगा, स्कम। सॉफ्ट वाटर विच डू नॉट कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट आर डू नॉट फॉर्म स्कम विथ सोप। डिटर्जेंट के बारे में बात कर चुके हैं, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट होता है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। द चार्ज एंड ऑफ दिस कंपाउंड डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट विथ हॉट वाटर, दस दे रिमेन इफेक्टिव इन हॉट वाटर। हॉट वाटर में डिटर्जेंट इफेक्टिव होता है, कारण क्या है, द चार्ज एंड ऑफ दिस कंपाउंड डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट। Why detergent better cleansing agent than soap? The charge end of detergent do not form insoluble precipitate with calcium and magnesium in hot water, while soap are used for washing clothes with hot water react with calcium and magnesium ions of hot water to form an insoluble precipitate called scum. Therefore detergent are better cleansing agent than soap because they कौन नहीं बनाता है, insoluble डिटर्जेंट नहीं बनाता है, सॉप बना लेता है। डिटर्जेंट नहीं बनाता है तो इफेक्टिव होता है, और सॉप बना लेता है तो इफेक्टिव नहीं होता है। इथेन मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6, 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन, कितना कोवेलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, इसको मत भूल जाइएगा, 7 कोवेलेंट बॉन्ड है। ब्यूटेनॉन 4 कार्बन 1 2 3 4, इसको पढ़ने का जरूरत नहीं था वैसे, ONE1 लिखा हुआ है, मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, कीटोन होगा। While cooking, if the bottom of vessel is getting blackened on the outside, it means that नीचे ब्लैक हो रहा है, इसका मतलब जो फ्यूल हो रहा है वो अच्छा से नहीं जल रहा है। हम लोग पढ़े थे फ्यूल जब अच्छा से नहीं जलता है तो ब्लैक हो जाता है नीचे। अब देखेंगे पहले का जो खाना बनता था लकड़ी पे, मिट्टी पे, तो जब लकड़ी जलाते थे तो ज़्यादा धुआं निकलता था, जिसके कारण नीचे वाला जो लेयर होता था वो काला हो जाता था। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर बताना है। कार्बन है 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन के साथ, ठीक है। शेयरिंग होगा, यहाँ पे हमको बताना है शेयरिंग होगा, सब शेयर करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे कार्बन है 1 2 3 4, हाइड्रोजन है क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट सेल में, सारा इलेक्ट्रॉन हम लोग लिखते हैं आउटर मोस्ट सेल का, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1, इसके पास 1, और इसके पास कितना 7 2, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्लोरीन है, इसके पास 4 1 2 7 है, इसको चाहिए 1, ये पहले एगो इससे लिया 8 हो गया, ये 2 इसका 2 इसका 2, कार्बन सबसे ले लेगा जिसको जिसको दिया, बस इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। वही चीज़ लिख देना है यहाँ पर। इस तरह से कुछ और सवाल बचा हुआ है। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। होमोलोगस सीरीज क्या होता है ये हम लोग पहले समझ चुके हैं। होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास में 14 का डिफरेंस हो जाएगा, 14U CH2, 1 कार्बन 12 2 हाइड्रोजन। होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप जो होगा सेम होगा, तो जिसके कारण केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। होमोलोगस सीरीज का केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम हो जाएगा, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाई डज मिसेल्स फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर।
will a micelle be formed in other solvents such as ethanol also? एक्सप्लेन कर चुके हैं। हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, एक पानी के साथ रहना चाहता है और एक ऑयल के साथ रहना चाहता है, जिसके कारण मिसेल्स का फॉर्मेशन होता है। वायर कार्बोनेट कंपाउंड यूज एज ए फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस, क्योंकि इसका जो मतलब फ्यूल एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होता है और हीट अच्छा खासा मिलता है, तो वही लिखा हुआ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट वेट। एक्सप्लेन द कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप, क्योंकि इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट बनता है, जिसके कारण इसका बनता है। इस सोप के साथ बनेगा, डिटर्जेंट के साथ नहीं बनता है, इसीलिए हार्ड वाटर में सोप काम का नहीं करता है। ठीक है, इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर होता है समाप्त। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम लोग इसी तरह